वेरी गुड मॉर्निंग। और आज झारखंड की सियासत में आप अहले सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है। मौसम में काफ़ी बदलाव हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की ठंड का एहसास अब हमें होना शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वरीय आप सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर अर्ली मॉर्निंग आईटी रेड हो जाती है। साथ ही साथ उनसे संबंधित कई ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। इस खबर से ही लोगों की नींद टूट रही है और इन सब के बीच जेएमएम ने इस रेड को सियासी रेड बता दिया है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोमिया से प्रत्याशी योगेंद्र महतो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत उन्हीं से करते हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 99 न्यूज पर। मेरा पहला सवाल यही है, आज नींद टूटी और खबर आई कि आपके एक करीबी सीएम के वरीय आप सचिव सुनील श्रीवास्तव के कई ठिकानों पर आईटी की रेड। निश्चित तौर पर इसको हम कह सकते हैं कि चुनावी स्टंट है। और जिस तरह से देखिए चुनाव सर पर है और 13 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है और 20 तारीख को द्वितीय चरण का। और इस तरह का आईटी के रेड होना निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं चुनाव को हम चुनाव में हमको कमज़ोर करने के लिए, हमारी पार्टी को, गठबंधन को कमज़ोर करने का एक असफल प्रयास है। और क्या होगा इसका असर, क्या होगा? मेरा सीधा सवाल जनता राज्य की जनता तय करके बैठी हुई है, निर्णय और संकल्प लेके बैठी हुई है। एक ही नारा, एक ही नाम, हेमंत है दोबारा। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि ईडी की रेड मिथिलेश ठाकुर के करीबियों के घर पर होती है और इस बार जो है अब आईटी की रेड। चुनाव बेहद नज़दीक है। आज गृह मंत्री की भी झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से एंट्री होने जा रही है। उनके रोड शो है, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोड शो है, दो कार्यक्रम है। तो ये ताबड़तोड़ जो बीजेपी एग्रेसिव है और इस बीच ये दबिश नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने पूर्व में भी कहा और आजसू पार्टी का जो एनडीए गठबंधन का जो पार्ट है, जो लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह हमारी सरकार 5 वर्षों में काम की है, आने वाला 2029 तक, कम से कम 2029 तक तो एनडीए का कोई वैकेंसी नहीं है राज्य में। लाख मडरा ले लोग, लाख तैयारी कर ले, लाख सरकारी एजेंसियों के, केंद्रीय एजेंसियों को इस्तेमाल कर ले, लेकिन 2029 तक तो कोई वैकेंसी नहीं है। और हमारी सरकार इस बार और भी ताकत के रूप में और भी संख्या बल अधिक लेकर के और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी हमारी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल ही जनता का, जो हमने 5 साल में जो हमने काम किया, जो आज राज्य बने 24 साल हो गया, और उस 24 साल में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, एनडीए गठबंधन के लोग 17 वर्षों तक राज्य किए हैं, 17 वर्षों तक शासन किया। एक भी उदाहरण कोई जनहित में बता दीजिए, एक भी कोई उदाहरण जनहित में बताओ। मेरी सरकार 5 वर्षों में, कोरोना काल का जिसमें 2 वर्ष को छोड़ दीजिए, और कोरोना काल में भी जिस तरह से बाहर में लोग फंसे हुए थे, विदेशों में फंसे हुए थे, राज्य के, देश के कई हिस्सों में फंसे हुए थे, हमारी सरकार वो हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में बैठा करके लाई, स्पेशल ट्रेनें चलाई, स्पेशल बसें चलाई, और किसी को भी भूख से और दवाइयों से मरने नहीं दिया गया, जो उनको सबको मुहैया कराया गया उस कोरोना काल में। जहां वो आपदा किसी ने कल्पना नहीं किया था, उस आपदा में हमारी सरकार खड़ी रही है। और हमारी सरकार जिस तरह से आपदा से निकलने के बाद 3 वर्षों में काम की है, चाहे वो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, चाहे बिजली बिल फ्री माफी हो, या 200 यूनिट बिजली फ्री का मामला हो, या अबुआ आवास का मामला हो, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन का मामला हो, या फिर कहें आप उसको कि 2 लाख रुपया जो है राज्य के किसानों को कृषि लोन माफी का मामला, कई जनहित की योजनाएं हैं जो हमारी सरकार ने की। तो निश्चित तौर पर हमें और पूरे राज्य की जनता पर भरोसा है, खास करके गोमिया की जनता। तो 2014 का जो रिकॉर्ड था, जो हमारा 98,000 मेरे नाम से एक रिकॉर्ड है कि आज तक का गोमिया में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई खाता नहीं खुला था। पहला खाता 2014 में मेरे द्वारा खोला गया। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और हमको टिकट दिया, और 98,000 वोटों लाके 38,000 वोटों से हम चुनाव जीतने का काम किए थे। और इस बार हमको लगता है कि 2014 के भी इतिहास को तोड़ेगी, और इस बार 1.5 लाख पार का नारा गोमिया की जनता दिया है, और 1.5 लाख, कम से कम 50,000 60,000 मतों से हमको चुनाव जिताने जा रही है। क्योंकि आपने गोमिया का जिक्र कर दिया, तो पहले गोमिया पे ही बात कर लेते हैं जी। वो ये कि एक बार फिर आपके सामने एजेएसयू के कैंडिडेट लंबोदर महतो वर्तमान में विधायक है, और इस बार ताकत 2019 से डबल है, क्योंकि डबल इंजन की ताकत वो कह रहे हैं
जैसे वो उनका नारा है कि हमें वोट दे, डबल इंजन की हम सरकार बनाएंगे, उसी तरह से इस बार वो डबल इंजन के साथ आए हैं मैदान में। आपका ये जो दावा है कि 50,000 से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, तो फिर ये डबल इंजन का देखिए 2014 में भी मनीष जी डबल इंजन की सरकार थी, और डबल इंजन में गठबंधन में लोग लड़के मिल के लड़ा था। उस समय भी दोनों साथ में ही थे, आजसू और भाजपा साथ में मिल के लड़ा था। और तो आप नतीजा क्या हुआ आपके सामने, जनता निर्णय किया और 38,000 वोटों से हमको चुनाव जिताया था। इस बार भी देखिए आजसू पार्टी खास करके अगर आप कहें ना, तो समय समय पर अपना स्टैंड बदलती रहती है। कभी बोलती है स्वराज स्वाभिमान यात्रा करती है कि हम खेती करें और फसल काटे भाजपा, और जब आज हालात उनके प्रति नहीं है, नकारात्मक उनके प्रति राज्य में हालात है, तो फिर इंडिया भाजपा से गठबंधन कर लिया। तो कहीं न कहीं पूरा आजसू पार्टी कुनबा, ना तो माए माटी की लड़ाई है, ना जल जंगल की, न जमीन की लड़ाई है। केवल और केवल अपने सुख सुविधा के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए केवल आजसू पार्टी समय समय पर अपना स्टैंड बदलते रहती है और समय समय पर वो प्लेटफॉर्म को भी चेंज करते रहती है। इसलिए हमने कहा कि आजसू पार्टी आज जो जिस मुद्दे पर आगे बढ़ी, आज उस मुद्दा कहाँ है। आज देख लीजिए चंद्र प्रकाश चौधरी का खुद भाई हैं, जो कहते थे आजसू पार्टी शिक्षा विकास और हरियाली किधर है, सब भूल गए। टिकट नहीं मिला तो जाके भाजपा के गोद में खेलने लग गए। हाँ, भाजपा के बड़का गांव में देख लीजिए हालात। इसलिए कहा कि कोई नीति सिद्धांत नहीं, खाता ना बही, सुदेश जो बोले वही सही। लेकिन आप कह रहे हैं खाता ना बही, जो सुदेश कहे वही सही। लेकिन ये तो गठबंधन में का एक फॉर्मूला होता है कि जहां पर पार्टी मजबूत होती है वहां पर सहयोगी पार्टी को आगे बढ़ाया जाता है। अगर उम्मीदवार मजबूत होता है तो उम्मीदवार फॉलो किया जाता है। तो अगर इन लोगों ने एक जीत का फॉर्मूला तैयार किया कि कैंडिडेट आजसू का, चेहरा बीजेपी का, यानी कि सिंबल बीजेपी का, और इसके बाद ये कह रहे हैं ये डेडली कॉम्बिनेशन है, कांग्रेस को हराएंगे उसी के गढ़ में। देखिए पहली बात तो कांग्रेस वहां से हारेगी नहीं जहां से वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल बदल के चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आज आप बता दीजिए कि अगर इस राज्य में सबसे बेसी कोई राज्य किया, शासन किया है, तो आजसू पार्टी के लोग किया। आप बता दीजिए उनका चुनावी घोषणा पत्र, एक भी चुनावी घोषणा पत्र, चाहे वो 2000 का उठा लीजिए, 2005 का उठा लीजिए, 2009 का उठा लीजिए, 2014 का उठा लीजिए, 2019 या फिर अभी 2024 का, अभी कल घोषणा पत्र जारी किए हैं। आप बताइए, आप कहते हैं 10,000 रुपए देंगे हर माह, नहीं 10,000 देंगे। आप जब सरकार में थे तो आपने क्यों नहीं किया? ये तो जनता को केवल माने ठीक उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि जनधन खाता खोलो, काले धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा गोगो दीदी योजना चालू किया। भाई गोगो दीदी योजना का जो फॉर्म बांटा उसमें आप देखे होंगे कि कहीं पर ना तो आधार कार्ड का नंबर है, नहीं कोई खाता नंबर है। आप बताएं कैसे ले जाके उनके हाथ में देंगे क्या? ये चुनावी स्टैंड है। और जो आजकल घोषणा पत्र आजसू पार्टी जारी की है वो निश्चित तौर पर केवल लोक लुभावन है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। चुनाव जहाँ परिणाम आएगा फिर देखिएगा चुनावी घोषणा पत्र कहीं और रहेगा, सुदेश जी का स्टेटमेंट कुछ और रहेगा। क्योंकि आप बार बार गोमिया का जिक्र कर रहे हैं और आप वहां से कैंडिडेट पे, मेरा सीधा सवाल ये है कि जैसे देश के गृह मंत्री को बीजेपी का चाणक्य माना जाता है, राजनीति का, देश का राजनीति का को चाणक्य माना जाता है, उसी तरह से ये जो महतो बेल्ट है, हम बड़का गांव से शुरू करते हैं, मांडू, इसके अलावा रामगढ़, गोमिया, ये जो तमाम जो सीटें हैं, यहाँ का चाणक्य चंद्र प्रकाश चौधरी को माना जाता है, गिरिडीह के सांसद को। नहीं देखिए, कैसे उनकी चाणक्य नीति को आप फेल करेंगे उन्हीं के घर में? देखिए लोकतंत्र के व्यवस्था में, लोकतांत्रिक प्रणाली में चाणक्य जिस दिन जनता जागती है ना, सब नीति नियम फेल होता है। चंद्र प्रकाश चौधरी भी अब यहाँ से हालात को आप देख लीजिए। चंद्र प्रकाश चौधरी भी इस बार पसीना बहा रहे हैं, खुद अपनी पत्नी पर उनको विश्वास नहीं है। और जहाँ पर लोकसभा की बात करते हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी का 2024 की लोकसभा चुनाव जीते हैं, यह नाम से जीते हैं, वो तो चंद्र प्रकाश है मजबूरी, मोदी है जरूरी, उस नाम पर जीते हैं। हम तो कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम लोग आजसू पार्टी संघर्ष का उपज है, तो आप एक बार अपने लड़के देख लिए हैं, संख्या बल कितना रहा आपको? इसलिए इस बार मान लीजिए अगर उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया और गठबंधन में आ गए, तो अब ये जो गठबंधन है इसका काट क्या है आपके पास? कुछ नहीं। राज्य की जनता, हमारे गोमिया विधानसभा की जनता निर्णय और संकल्प ले चुकी है, तय कर लिया है कि हमको करना क्या है। ये चूल्हा प्रमुख किधर गया इनका? पिछले बार जो 2019 में
चूल्हा प्रमुख बनाए थे, किधर गया वो लोग चूल्हा प्रमुख? हाँ। दरी कुर्सी, हरा हरा रंग का पूरे राज्य में दरी कुर्सी बांटे थे। अभी कहाँ है वो चूल्हा प्रमुख लोग? कहे थे कि हाँ ये चूल्हा प्रमुख के माध्यम से हम काम कराएंगे, किधर है चूल्हा प्रमुख? और रह गया गोमिया के विधायक। तो गोमिया के विधायक केवल झूठे आश्वासनों, झूठे उम्मीदों पर केवल 5 साल बिताए हैं। तो हम कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि अब जाओ ना गांव में, बोलते हो विकास किया। अरे सरकार का मानक जो है, सड़क पुल पुलिया जो मिलता है सरकार के मानक के अनुरूप, उससे बेसी आप कोई काम किए हैं तो बता दीजिए आप हमको। आप विधायक मद में अपना विवेक से निर्णय लिया और विधायक मद में केवल किताब बेचे हैं, किताब बेचे हैं, जनरल नॉलेज की किताब बेचे हैं। स्कूलों में आप जाइए, +2 स्कूलों में देखिए, हाई स्कूलों में देखिए कि 55 लाख का किताब दिए हैं। वो भी कौन सा किताब? जीके का। प्रेमचंद की कहानी का दाम बाजार में आप जाइए तो खुले बाजार में 40 रुपये में मिलता है, और आपने 250-300 300 को विधायक मद में बेचा है। आप बता दीजिए, सभी बेसिक स्कूलों में और मध्य विद्यालयों में आपने खेल सामग्री 30-30 हजार रुपया का दिया है। प्लास्टिक का बॉल, प्लास्टिक का बल्ला, प्लास्टिक का कैरम बोर्ड, और उसके बिलिंग किए हम 30-30 हजार रुपया। भाई कौन मांगा था आपको? हेडमास्टर बिना मांगे, जो जनता मांगता है वो निश्चित तौर पर विधायक जी हमारे नहीं देते हैं। जो नहीं जनता मांगता है वो अपने निजी फायदे के लिए देते हैं। आप बता दीजिए, हेडमास्टर अगर आपको ग्रीवांसेस किया होगा कि हमको किताब दे दीजिए जनरल नॉलेज का, तब आप दीजिए तो हम भी आपका समर्थन करते हैं, हम भी आपका स्वागत करते हैं। लेकिन बिना मांगे आप किताब दे रहे हैं, आखिर क्या मकसद उसमें क्या है? और जो बाजार मूल्य से कहीं 10 गुना बेसी है, तो इससे साफ जाहिर होता है निजी फायदे के लिए आप विधायक मत का गलत इस्तेमाल किया। और हमने कहा कि आज तो सरकारी मानक से ऊपर उठ करके एक भी कोई काम जो उनकी चुनावी घोषणा में था, 2019 के चुनावी घोषणा में कि मैं डिग्री कॉलेज बनाऊंगा, तकनीकी शिक्षा का केंद्र बनाऊंगा, किधर है? कोई नहीं बना पाए। और तो और सुन लीजिए, और तो और उनका कि क्षेत्र में वो भ्रमण तक नहीं किया। आज वही खामियाजा भुगत रहे। हम तो कहते हैं कि भाई आओ तुम, अगर आप विकास किए हो तो गांव में घुस के देख लो, और गांव में आज हिम्मत नहीं कर रहे हैं घुसने का। इसलिए केवल अपनी व्यवस्था प्रॉपर्टी बढ़ाने में लगे हुए, कई जगह जमीन लिए हैं, और इतना डर है उनको कि हमारा नामांकन रद्द कराने के लिए चले गए थे। हमसे इतना डर है। अरे भाई, जब हम रिजाइन दे चुके हैं, 14 तारीख को मेरा रिजाइनेशन एक्सेप्ट हो गया, 18 तारीख को हमको NOC विभाग के द्वारा मिल गया, और आपत्ति दर्ज कराते हैं कि इनका नामांकन अस्वीकृत किया जाए। बात बताइए महेश जी, खुद वो सरकारी डेरा में रहते हैं, विधायक फ्लैट लिए हुए हैं, विधायक आवास मिला हुआ है, उनके डायरी में अंकित है कि फलना नंबर क्वार्टर उनको मिला हुआ है, और जहाँ नॉमिनेशन के हल्फनामा में भरना है वहाँ पर वो नहीं भरे हैं कि हमको कोई सरकारी डेरा मिला है, नोट फाउंड भरे हैं। उनका उम्र, आप उम्र की अगर बात करेंगे तो देखेंगे बड़ा मजा आएगा। पे बहुत सवाल हो रहा है, बहुत सियासत नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। सवाल मत उठाइएगा, फिर आपके नेता पे भी सवाल नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारा नेता का गलत तरीके से राज्य में परोसा जा रहा है, उनके छवि को धूमिल करने के लिए। हम तो साक्ष्य के साथ कहते हैं। आप भी देख लीजिए 34 गोमिया खोल के, 18 के हल्फनामा में, 19 के हल्फनामा में उनका 53 साल है। आज 5 साल बढ़ेगा तो 58 होगा, 56 कैसे हो गया? भाई बताओ, रुपया के तो बढ़ते सुने हैं, लेकिन रुपया बढ़ने के साथ साथ उम्र घटता है क्या कहीं से? आप बता दीजिए हमको। आप देख लीजिए हल्फनामा खोल के। मेरे नेता का राज्य में छवि धूमिल करने का सफल प्रयास है, लेकिन मेरे पास दस्तावेज है और साक्ष्य के समेत हम बात कर रहे हैं। और मैं जोगेंद्र महतो बिना कोई साक्ष्य का हम बात नहीं करते हैं। जितने भी मैं बात कर रहा हूँ साक्ष्य के आधार पर बात कर रहा हूँ। मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, साक्ष्य है, तभी मैं बात कर रहा हूँ। अब देख लीजिए 19 में उठा। इसलिए हमने कहा कि रुपया बढ़ा, लेकिन ये तो पहली बार कहावत चरितार्थ होते देख रहे हैं कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग कहता था कि बेटा रुपया बढ़ता है ना तो लोगों का उम्र घटने लगता है, लेकिन यहाँ तो देखने को आज मिल गया हमको कि रुपया बढ़ा और उम्र भी उनका घटा। चलिए, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि रामगढ़ की बात करें तो उन लोगों ने तो बकायदा 1.5 साल में जो काम किए हैं उसका बकायदा उन्होंने बड़ा लिस्ट छपवा दिया है कि आप उनके घर पर जाइए, जो सरकारी गेस्ट हाउस है वहां पर जैसे आप एंटर करिएगा आप देखिएगा बकायदा 1.5 साल में जो विकास के कार्य किए गए उसकी लंबी सूची जो है बकायदा चारों तरफ छपी हुई। मनीष जी आप बहुत परिपक्व हैं और संसदीय प्रणाली को बहुत आप नजदीक से जानते हैं। सरकार की एक मानक है कि भाई प्रत्येक विधायक चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसको उतना मापदंड का पूरा उनको अनुशंसा करने का अवसर दिया जाता है कि मान लीजिए 15 किलोमीटर सड़क है तो 15 किलोमीटर अनुशंसा करेंगे, 2 पुल है तो 2 पुल अनुशंसा करेंगे, और योजनाएं हैं तो अनुशंसा के आधार पर ये सरकार देती है। अगर विधायक नहीं भी रहता है, जहाँ राष्ट्रपति शासन रहता है, 6 महीना अधूरा रहता है, तो वहाँ भी वर्क होता है। ये सरकार का मापदंड है, जो सरकारी प्रक्रिया है,
जो इसका मापदंड तय हुआ है। लेकिन आप जो विकास की बात करते हैं, गोमिया के विधायक लंबोदर महतो जी, इसको आप देखिएगा कि वो लिखे हैं, एक प्रभात खबर एक अखबार है, उसमें पेबुल न्यूज दिए हैं, उसमें वो लिखे हैं कि मैं भारतमाला सड़क बनारस से कलकत्ता बन रहा हूँ, मेरे प्रयास से बन रहा है। धनबाद से लेकर के रांची तक जो भारतमाला फेज 1 बन रहा है, मेरे प्रयास से बन रहा है। आप बताइए, उनको ये ज्ञान नहीं है कि हम क्षेत्रीय विधायक हैं गोमिया का। अरे भाई, आप राज्य का नितिन गडकरी थोड़े हैं और प्रधानमंत्री थोड़े हैं। उसी तरह चंद्र प्रकाश चौधरी और उनकी धर्मपत्नी तो कह रही, तो आज सच्चाई आप लोग देख लिए होंगे। वो तो उनका प्रेस के बयानों में, 1 मिनट मनीष जी, उनके प्रेस के बयानों में अगर आप देखेंगे तो प्रेस वाला पूछते हैं कि भाई कौन जीतेगा इस बार, तो बोलता है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, सब लोग इंडिया गठबंधन को वोट दें। तो जो एक संसदीय जीवन में उनका एक खुद इंडिया गठबंधन के हैं कि इंडिया गठबंधन का, और एनडीए गठबंधन बन रहा कि इंडिया गठबंधन का वो कह रहे हैं कि वो जीतेंगी, तो केवल जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो अपना आवास के आगे जो सड़क बना, पुल बना, भाई सरकार की मानक है, वो नियम दिनचर्या की प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के तहत बना। आज एक भी कोई योजना बता दीजिए, एक भी कोई योजना बता दीजिए कि जाओ अपने उनके प्रयास से, केंद्र के प्रयास से कोई योजना रामगढ़ विधानसभा या गोमिया विधानसभा में आया हो। ये सरकारी मानक है, सरकार के मानक के अनुरूप काम कर रहे हैं और अपना पीठ को अपने थपथपा रहे हैं। अरे भाई, जनता को अवसर दीजिए पीठ थपथपाने के लिए। जनता बोलेगा कि हाँ, हमारे विधायक जी बढ़िया काम किए हैं। इसलिए नहीं, केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए काम किया। जिस जगह पर घूम रहे हैं देख लीजिए आप, कहाँ स्थिति है, बिजली का वही हाल है। तो भाई, इनकी नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही तो विधायक का बनता है, सांसद का बनता है। आज हमारे गोमिया में सांसद और विधायक डबल इंजन के, उसके बावजूद भी देखें कोई एक भी अनोखा काम नहीं हो पाया जिसको सराहना हम भी करें कि भाई ये उनके स्तर पर काम हुआ। क्योंकि आपने डबल इंजन का जिक्र कर दिया, मेरा इसी से जुड़ा सवाल है कि गोमिया में लड़ाई जो है योगेंद्र महतो की, सिर्फ लंबोदर महतो से नहीं है। जो इस राजनीतिक की समझ रखते हैं, इस क्षेत्र को जानते हैं, उन्हें ये अच्छे से पता है योगेंद्र महतो का असली मुकाबला लंबोदर महतो से नहीं, चंद्र प्रकाश चौधरी से। देखिए, मैंने कहा अभी चंद्र प्रकाश चौधरी 6 साल हो गया उनका सांसद बना हुआ। आज गोमिया विधानसभा का 64 पंचायत को नाम बता देना हमको, मैं राजनीतिक संन्यास ले रहा हूँ। लगातार आप उनसे पूछ लीजिएगा, उस 6 साल रहे हैं सांसद, तो बता दीजिए 64 पंचायत के नाम। अरे गांव में देखे नहीं, कभी गरीब की सेवा किए नहीं, कभी किसी के सुख दुख में खड़ा रहे नहीं, कभी समय आप क्षेत्र में दिए नहीं। और जनता, अब वो जनता 21वीं सदी की युवा और जनता है, और निर्णय जनता करती है लोकतंत्र में। अब जनता जो बोलती है वो करता नहीं, और जो करता है वो बोलता नहीं है। जनता संकल्प लेके बैठा हुआ है। और अब देखिएगा 23 तारीख का थोड़ा इंतजार करिए मनीष जी। और हम समझते हैं कि मैंने कहा कि 2014 का इतिहास तोड़ेगा गोमिया की जनता, और रामगढ़ में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेकिन इस बीच कई बयान हमने देखे चंद्र प्रकाश जी के, वो बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है वो एक धर्म विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, सीधा सीधा उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि आदिवासियों की संख्या को कम किया जा रहा है, और जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उनको आपकी सरकार मदद कर रही है। उसको वो बार बार उठा रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा। बड़ा आश्चर्य का बात है। और हम तो समझते हैं कि इसको हम अगर संसदीय भाषा में कहें तो केंद्रीय गृह मंत्री हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, एजेंसी, सरकारी एजेंसी, बीएसएफ जो बॉर्डर है किसके हाथों पर है, बीएसएफ सीआईएसएफ किसके कंट्रोल में है, सीआरपी किसके कंट्रोल में है, अगर केंद्र के कंट्रोल में है, तो अगर बांग्लादेश में घुसपैठी घुस रहे हैं, इसका मतलब केंद्र सरकार अक्षम है, इसका मतलब केंद्र सरकार उस पर कोई माने उनका कंट्रोल में नहीं है। फिर नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे, चूंकि आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके कंट्रोल में है, सब कुछ केंद्रीय एजेंसी आपके कंट्रोल। उसके बाद अगर कोई घुसपैठी हो तो राज्य सरकार को आप कटिवार, पहला बात। दूसरा बात कि कहीं कोई घुसपैठी नहीं है, इसको केवल और केवल ये चुनावी एजेंडा बनाया है। आप जांच करा लीजिए, कहाँ वहाँ के लोग बोलते हैं भाई रांची में बैठ के घुसपैठी घुस रहा है क्या, कहीं कोई घुसपैठी नहीं है। और अगर घुसा है तो उसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं, नहीं, हेमंता तो कह रहे हैं 23 को सरकार आएगी, एक एक को चुन चुन करके वापस भेजेंगे। भाई आप घुसा, पहले बात तो कोई घुसा नहीं, और अगर आप चुन चुन के भेजने के पहले सरकार तो आवे, पहले आप ये कहावत जो है कि आप इस कहावत को चरितार्थ मत करिए कि हमारा बेटा होगा तो गांव में मिठाई बांटेंगे। पहले आप जो है बेटा होने दीजिए पहले। अरे आप निकालिए, हम भी चाहते हैं कि अगर कोई घुसपैठी हो तो निकले, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पहले कोई घुसपैठी नहीं है। आप जबरदस्ती किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाने के चुनाव में अपना
प्रतिशत और लोगों को गुमराह करने के लिए अगर इस तरह का फॉर्मूला बनाए तो गलत है। उसका हम लोग खेद व्यक्त करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं कि इस तरह का अगर बयान उनका आ रहा है तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हम लोग इस तरह का चिंता करते हैं और राज्य की जनता उसको इस बात को देख रही है कि जब बॉर्डर आपके हाथ में, उसके बाद यही तो मोदी जी कहते थे ना कि भाई चीन हमारा जमीन ले लिया, पाकिस्तान हमारे और घुस गया था। भाई बॉर्डर आपके जिम्मों पर, आप तैयारी करो ना, आप क्यों नहीं उसको रोक पा रहे हो? तो निश्चित तौर पर ये मोदी जी तो कह रहे हैं, आप देखे होंगे कि उनके चाईबासा और गढ़वा के संबोधन में वो ये कह रहे थे कि 23 को आपकी विदाई तय है। नहीं क्योंकि आप ये नारा लगा रहे हैं कि हेमंत फिर आ रहे हैं, जगह जगह पोस्टर्स एक बात लग रहे हैं, करिए ना, आप तो लोग भी कह रहे हैं तो भाई, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं तो कि क्या आपका जाना तय है। तो क्या चुनाव आयोग के भरोसे कर रहे हैं कि हमको जाना, ईवीएम के भरोसे कर रहे हैं क्या? अरे राज्य की जनता, अभी वोटिंग हुआ नहीं, अब हमको अभी ईवीएम में वोट डाला नहीं, तो क्या ईवीएम के भरोसे आप कर रहे हैं क्या कि हमको जाना तय है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि लोगों में काफी आक्रोश है, वो तो हमने भ्रष्टाचार को लेकर के, रोजगार को लेकर के, जो आपने वादे किए थे 2019 में उन्होंने नहीं पूरा किया, इन सब मुद्दों को लेकर एक देहात में कहावत सुने हैं मनीष जी, बकरा कमाई, बकरा मतलब समझते हैं, बकरा कमाई जितिया कितना दिन मनावेगा? यही बात को समझिए। और 23 तारीख आने में कितना दिन बचल है, और 13 दिन 14 दिन बचा हुआ है ना। हम तो कहते हैं झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा, लोगों को झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा। जो सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके केवल अपना विकास किए हैं ना, झंडा ढोने वाला लोग नहीं मिलेगा। आने दीजिए 23 तारीख को, समय तो आने दीजिए। लेकिन आपके टाइगर को तो वो ले गए, कोल्हान के टाइगर। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टाइगर जंगल से जाता है तो दूसरा टाइगर आता है। कितने टाइगर हैं यहाँ, अरे कितने टाइगर हैं, भी टाइगर है। अरे हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ये हो गया, कितने टाइगर हैं। और टाइगर देखिए, फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी विचारधारा से चलती है, पार्टी नीति सिद्धांत से चलती है, पार्टी जमीनी हकीकत से चलती है। साहब इससे पहले कई लोग सीता सोरेन भी जाके देख चुकी है ना। हाँ, हर्ष क्या हुआ, परिणाम क्या निकला परिणाम? तो टाइगर भी गए हैं। आज उन टाइगर को सेकंड लाइन के नेता थे, एक नंबर के बाद दूसरे नंबर में उनकी जगह रहता था। आज उनकी जगह कहाँ पर है? आप बताएं, उनकी जगह कहाँ पर है? तो वो खुद हाशिए में। और मैं तो कहूँगा उनको भी, और भाभी सीता सोरेन को भी कहूँगा कि देखिए अभी भी समय है, आप लोग आ जाइए। अरे आज नहीं तो कल तो आपको आना ही है। कई लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के गए थे, वापस आए। आपको इतना भरोसा कैसे है कि उनको आना है? वो तो कह रहे हैं कि ये भविष्य बीजेपी के। नहीं तो मैंने कहा कि सपना देखिए, रात के 12 बजे के बाद सुबह का सपना जो है ना, बड़ा मीठा होता है, लेकिन जो ही नींद खुलता है ना तो कभी कभी बड़ा डरावना हो जाता है। तो सपना जो है ना, सपना देख रही हैं, सीता भाभी भी उसी तरह का सपना देखी थी, ये भी देख रहे हैं, टाइगर भी देख रहे हैं, चंपईदा भी देख रहे हैं। अब वो किस जगह पर है, उनको एहसास, उनका चेहरा के एक्सप्रेशन नहीं देखते हैं, वो खुद उनका चेहरा बता रहा है कि भाई हम किस जगह पर आए। लेकिन वो तो दोनों हाथ उठा के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। एक बात बताइए मनीष जी, एक बात लगा रहे हैं आप लोग पर कि आदिवासियों की संख्या आप कम कर रहे हैं। एक बात बताइए मनीष जी, एक बात बताइए, अभी चुनावी मैदान में हुए प्रत्याशी हैं, तो निश्चित तौर पर जनता को क्या कह देंगे कि अब हम चुनाव हार गए? क्या कह देंगे कि हमारी सरकार नहीं बन रही है? वो अंदर से हिले हुए हैं, लेकिन ऊपर से दिखावा जरूर कर रहे हैं, यही समझ लीजिए इसको इस रूप से। तो इस बार क्या होगा? क्योंकि पिछले बार तो हमने देखा कि 2019 में अलग अलग बीजेपी टूट गई, एनडीए जो है बिखरा हुआ था, आप सत्ता में आए, 5 साल आपने राज किया। इस बार क्योंकि गठबंधन की पॉलिटिक्स हो रही है, आप भी गठबंधन में हैं, वो भी गठबंधन में है, क्या होगा इस बार? 75 पार में रहा, 75 पार पक्का लिख लीजिए मनीष जी, 75 पार। और कहीं से कोई ई पट दिस दैट अगर मगर किंतु परंतु नहीं है। आप गांव में जाइए, शहर की ओर मत जाइए। शहर का मतदाता भी इस बार हमको दे रहा है, और गांव में पोल ऑफ परसेंट का 90% वोट हमको मिलेगा, मेरी पार्टी को और मेरी गठबंधन को मिलेगा। बार इसी तरह का एक नारा दिया गया था 65 पार, तो उनको विपक्ष में भेज दिया जाता है। नहीं, नारा उनका था। ये 75 पार का नारा मेरा जनता का है, राज्य की 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का ये नारा है, मेरा व्यक्तिगत नारा नहीं है। अब गांव में जाए ना, गांव में जाए साहब, उनको झंडा लगाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, गांव में उनके रैलियों में घूमने वाला कोई नहीं मिल रहा है। आज आप देखे होंगे जितने केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सभी केंद्रीय मंत्रियों के आम सभा में कुर्सियां खाली रह रही थी। इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं जनता निर्णय क्या करने वाली है, कुर्सियां खाली रह रही है साहब। तो
ये जो कॉन्फिडेंस आप बता रहे हैं कि गांव जो है आपके साथ खड़ा है, तो ये इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, यही समझना आप चाहते हैं कि इसके पीछे की ताकत क्या है? क्योंकि आप देखिए, आपके नेता को 5 साल जेल जाना पड़ा, 5 महीने जेल में रहना पड़ा, आपकी सरकार पर लगातार जो है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे, ताबड़तोड़ कई एजेंसियां जांच कर रही है इस पूरे मामले में, और इसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि गांव की जनता हमारे साथ खड़ी है, इसका कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? बिल्कुल खड़ी है। आखिर मैंने कहा ना, ये राज्य की जनता इस बात को एहसास बखूबी कर चुकी है कि जो हेमंत बाबू के साथ जो षड्यंत्र हुआ है वो राज्य की जनता बहुत नजदीक से देखी है। ठीक है, आखिर खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आप षड्यंत्र के तहत 5 महीना अंदर घुसा दिए, जेल में डाल दिए हैं। आज किसी के लिए आप अभिशाप बनाने को तैयार थे, वरदान बन के कल्पना सोरेन निकली। आज मेरे लिए भी उसी तरह का षड्यंत्र किया गया था, हमारी भी सदस्यता ले लिया गया था, हमारे लिए वरदान साबित हुआ, मेरी धर्मपत्नी निकल करके आई विधायक बन के। आज अमित महतो के साथ भी वही हुआ, आज ममता देवी के साथ भी वही हुआ था, और वो अभिशाप वरदान में बदल गया। आज जो आप उनके लिए जो खड्डा खोड़े थे, उसी खड्डा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग घुसेंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार जो 5 वर्षों में काम किया है, शायद सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और आसू पार्टी के लोग सपना में भी नहीं सोचा होगा कि जेएमएम सम्मान योजना क्या। अरे मैंने तो कहा कि गोगो दीदी योजना अपना यहाँ राज्य में 9 जगह पर, पूरे देश में 9 जगहों पर आपकी सरकार है। आप कौन महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं? आप किस महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं? आप गोगो योजना चुनाव के समय लेकर आए, आपने आप केंद्र जहां पर आपका भाजपा शासित राज्य उसमें मिल रहा है क्या मनीष जी? नहीं मिल रहा है। तो केवल लॉलीपॉप है, और राज्य की जनता अब बुर्बक नहीं रह गई। मैंने कहा 21वीं सदी की जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, और सरल और नजदीक से राजनीति को अब देख चुकी है। इसलिए कहा जोगेंद्र जी, आरोप बीजेपी के नेता भी आपके ऊपर यही लगा रहे हैं कि आपको मैया सम्मान की याद जो है ठीक चुनाव से पहले क्यों आई? भाई आपने तो 19 में वादा किया था, सरकार आते ही चूल्हा खर्च के रूप में 2000 देंगे, देखिए का सिक्का देंगे। देखिए मनीष जी, ऐसा है कि राज्य में 5 साल में 3 साल तो मोटा मोटी कमोबेश हम लोग 2.5 साल 3 साल कोरोना काल में निकाल दिए। भाई हमको बताओ, हमको कब समय मिला? और जब हम इस योजना को लॉन्च किए ना, तो यही लोग कह रहा था कि कहाँ से लाएगा पैसा, किधर से देगा पैसा। पेट में दर्द हमको हो रहा था, दर्द हमको हो रहा है, दवा खा रहे थे एनडीए के लोग। अब बताइए, अरे भाई हम कहाँ से 4 किस्ती चला गया ना, कल भी 4थी किस्ती गया ना, 4थी किस्ती गया। तो पेट में हम दवा दे रहे हैं, इलाज हम कर रहे हैं, हमको इलाज कराने की जरूरत है या फिर दवा खाने की जरूरत है, दवा वो खा रहे हैं। भाई आप परेशान क्यों हैं? कहाँ से आएगा पैसा? आखिर दिखा दिए कहाँ से आएगा पैसा। दिए हम लोग चर्चा के, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि दिसंबर से 25-25 रुपया टक टका टक मिलेगा, पक्का मिलेगा, टक टका। और हमारे लिए तो सरकार लाना पड़ेगा ना। क्या तो कह रहे हैं कि 11 तारीख को मिल जाएगा 2100। नहीं, कोरे कागज में लिख लीजिए, कोरे कागज में लिख लीजिए कि सरकार हमारी बनेगी, कलम दीजिए, सरकार हमारी बनेगी, और मैं स्पष्ट बहुमत है। अभी कलम तो नहीं है, मान के चलते हैं। चलिए आप लिख लीजिए, यही आपका ताम्र पत्र है, आप समझ लीजिए। आप ताम्र आप जाइए, पक्का 23 को बात करेंगे। 23 को 12 बजे से रुझान जब आना शुरू होगा ना मनीष जी, आप बात कर लीजिएगा हमसे। मैं भी यही राज्य में रहूंगा, आप भी यही रहेंगे। आप घूम फिर के हम लोग एक दूसरे पर कहीं सामने मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग 75 पार का जो मेरा हिसाब आंकड़ा है वो होगा। भाई बड़े दिग्गज हारेंगे इस बार, एनडीए के लोग झूठ बोले हैं, षड्यंत्र किए हैं, षड्यंत्र करके लोग राज्य की जनता को विकास की गाड़ी को रोकने का काम किया है। इसलिए एकदम आप इत्मीनान रहिए, हम लोग एकदम नहीं देख रहे हैं, हम लोग अपना लगे हुए हैं। सब राज्य के लोग पेट में दर्द लोग, और कभी चुनाव में जाते हैं तो कभी हाईकोर्ट जाते हैं। किसने रोका था? 1900 हमारा सरकार 1932 के खतियान लेके आया था। तो ओबीसी कमीशन का, आजसू पार्टी के लोग ओबीसी कमीशन की बात करते हैं कि 27% देने का। आप बताइए, ओबीसी कमीशन का हम चेयरमैन थे, आप बताइए 2/11/2022 को ही हमारी सरकार विधानसभा में पारित करके और उसको महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजा, और तत्पश्चात महामहिम राज्यपाल ने उसको पारित करके, उस बिल को पारित करके केंद्रीय गृह मंत्री पास भेजा हुआ है। हम तो बोलते हैं आजसू पार्टी के लोग, आप जो 2000 से 27% का नारा दे रहे हैं, आप दीजिए केंद्रीय गृह मंत्री पास वो फाइल फंसा हुआ है। केवल अनुमोदन के लिए महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ जाना है, लोगों को 27% आरक्षण मिलने लगे। आपका नैतिकता जरा सा है तो आप सहयोगी पार्टी हैं, आप केंद्रीय गृह मंत्री को बोल करके फाइल को आप महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ भिजवा दीजिए, और 27% लोगों का आरक्षण मिलना तय हो जाएगा। आप तो जिस समय बिहार से कट के आए, मेरा आरक्षण 27% था, आपने उसको
काट करके 14% किए, चूंकि गृह मंत्री सुदेश महतो थे। बाद में जब सवाल होने लगा तो कहते हैं कि नहीं नहीं इंग्लिश में लिखा हुआ था, हमको समझ में नहीं आया। आप बताइए, इंग्लिश में लिखा हुआ था तो उनका सलाहकार क्या कर रहे थे भाई। और आज अब जब 27% का नारा है, हम तो कह दिए कि जाइए वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री पास फंसा हुआ मामला को भेजिए, 27% राज्य की जनता आशीर्वाद देगी, लेकिन आप वो काम करेंगे नहीं। मेरा नारा है, मेरा संकल्प है, स्थानीय नीति खतियान आधारित नियोजन नीति हम ही बनाएंगे और 27% आरक्षण निश्चित तौर पर लागू होगा। ये मेरा संकल्प है और दृढ़ संकल्प के साथ इस बात को कहते हैं कि आज नहीं कल हम ही करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने सुदेश जी का जिक्र कर दिया, बगल की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, सिल्ली से, टुंडी से भी चर्चा थी, लेकिन वहाँ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दे दिया। सिल्ली में क्या होगा? राज्य की जनता देखिए लोकतंत्र है। पहले क्या हुआ था, एक महिला निकल कर, पहले क्या हुआ था, एक घर से सीधे किचन से निकल करके एक महिला जोर का झटका देने का काम की। इस बार भी वही होने जा रहा है। अब तो खुद अमित महतो है और खुद मैं हूँ। 2019 में मेरी पत्नी से चुनाव मुकाबला ये लोग किया, मेरी पत्नी से। हमको षड्यंत्र में फंसा करके मेरे साथ चुनाव मुकाबला नहीं किया। हम तो कहते हैं इस बार मुकाबला मेरे साथ है। आज हम भी तैयार हैं, वो भी तैयार हैं। 23 तारीख को परिणाम में सामने साबित हो जाएगा। इस बीच क्योंकि 23 को रिजल्ट आना है, इस बीच की पत्नी का आपने जिक्र कर दिया। इस चुनाव में की सियासत में पति पत्नी को लेकर काफी चर्चा हो रही है, कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं, खासकर कल्पना सोरेन को लेकर के और हेमंत जी को लेकर के। विपक्ष के नेता कह रहे हैं, आपने इतनी पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, बंटी बबली की सरकार, राजा रानी की सरकार, मियाँ बीवी की सरकार, बाबूलाल जी भी कह रहे हैं नहीं चलेगी। एक बात बताइए, सरकार चलेगी। एक बात बताइए, जनता की सरकार तो देखिए, हम व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन एक बात आप मूल्यांकन करिए। भारतीय जनता पार्टी, आसू पार्टी के लोग कितने लोग नाते रिश्तेदार हैं, कौन बाप बेटा है, कौन बहू है, कौन भाई है, कौन मौसा है, सब तो नाते रिश्तेदार। अरे भाई, राजनीति में संघर्ष करना पड़ता है, मैदान बनाना पड़ता है। जो मैदान बनाया है उसका जो है आश्रित वही होगा, उसका विरासत संभालने वाला वही होगा जो मैदान। ये गलत आरोप लगाते हैं। अब साहब आज चुनाव है, आज आप देखे होंगे गोमिया का अगर हम बात करते हैं तो आज हमारे यहाँ 22 नामांकन हुआ था, 22 नामांकन हुआ था। ये अलग बात है कि 10 नामांकन अस्वीकृत कर दिए, बचे 12। आप बता दीजिए कि 12 प्रत्याशी जो हैं, वो 12 प्रत्याशी में आज कौन जनता का सेवा किया है 5 साल, किसके सुख दुख में खड़ा रहा, कौन किसके सुख दुख में किसके समय पर खड़ा रहा। जनता अब इस बात को देखती है, समझती है, बखूबी बहुत नजदीक से समझ चुकी है कि भाई हमारे लिए कौन खड़ा रहता है, हम उसी को वोट देंगे। चलिए, क्योंकि अब इंटरव्यू को खत्म करते हैं, क्योंकि इस बीच हमने देखा कि आप लगातार जो है मूंछों को ताव दे रहे थे, तो सिंघम स्टाइल में योगेन जी एक बार मूंछ को ताव देते हुए बताइए 23 को क्या होगा? 23 को वही होगा, 2024 के इतिहास तोड़ेगा, नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। कौन बनेगा, किसकी सरकार होगी? भाई मैं तो कहा कि दावे